गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे मन लगा के। तो आपके अपने चैनल मैथ्स बाय संदीप सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। कल आपने पढ़ा था एज रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसके दो पार्ट है। जितने मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराया वो अच्छे से कीजिएगा। मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो आप अच्छे से क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो आज अपन बात करते हैं एक नए टॉपिक, और आपका नया टॉपिक है नंबर सिस्टम। जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। भाई इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये कि मान लो इसके बिना मैथ्स अधूरा है। जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, और ये नंबर सिस्टम हो गया। आपको यदि ये तीन चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको मैथ्स सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। आप एक अच्छे लेवल तक मैथ्स बहुत अच्छे से सीख सकते हो यदि इन तीन चैप्टर्स का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से है तो आज बात करते हैं अपन नंबर सिस्टम की। संख्या पद्धति आराम से पूरा पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति, इसमें सारे नंबर्स की मेथड्स के बारे में, सिस्टम के बारे में बात की गई कि संख्याएं कैसे होगी। तो सारी मेथड्स पढ़ेंगे अपनी संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कैसे होती है, कितने प्रकार की होती हैं, कौन सा नंबर कैसे होता है, तो सारा पढ़ें। तो बात करते हैं संख्याओं का कि संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन परिवार में होते हैं। परिवार में होते तो सारे मिक्सअप रहते हैं। मिक्सअप के अंदर पापा भी होते हैं, मम्मी भी होते हैं, सिस्टर, ब्रदर, दादा दादी, मतलब सारे एक साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिली मान लो। तो जॉइंट फैमिली है तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, नंबर्स में भी यही कहोगे कि नंबर सारे के सारे क्या थे, एक साथ रहते थे। मतलब इनका एक झुंड था। इनका एक क्या था, झुंड। मतलब इस झुंड के अंदर सभी संख्याएं थी, इसी झुंड में शामिल थी। तो ये संयुक्त परिवार हो गया ना एक प्रकार से। तब इन सारे नंबर्स एक साथ थे। तब इनके ग्रुप को एक नाम बोला, सम्मिश्र संख्या। इन ग्रुप्स के नाम को क्या दे दिया, सम्मिश्र संख्या। इंग्लिश में बात करो तो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन होता है, सभी संख्याएं शामिल होगी, कोई भी नंबर इससे बाहर नहीं है। सभी संख्याओं का ग्रुप, चाहे प्रिमेय, अप्रिमेय, काल्पनिक, रियल, सारे नंबर्स किस में होंगे, सम्मिश्र संख्याओं में होंगे। तो सारे नंबर्स के ग्रुप को क्या बोल दिया, सम्मिश्र संख्या। अब अपन क्या करते हैं, अपने को ढंग से पढ़ने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, वितरण करना पड़ेगा, मतलब बंटवारा करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा, वरना अपन एक साथ सभी का अध्ययन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सम्मिश्र संख्याओं को बांटा, इनका विभाजन किया, और इनका विभाजन किया दो टाइप से। सम्मिश्र संख्याओं को बांट दिया कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। एक पार्ट्स बोला काल्पनिक संख्या, एक पार्ट्स को क्या बोल दिया, काल्पनिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसे क्या बोल दिया, इमेजिनरी नंबर। और जो काल्पनिक संख्या थी उनको छोड़कर जो बाकी नंबर्स बच गए, उन सभी को बोल दिया वास्तविक संख्याएं। उन सभी को क्या बोल दिया, वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। मतलब जो कल्पना के अंदर अपन इमेजिन करते हैं वो नंबर्स काल्पनिक नंबर हो गए, और जो सारे कल्पना के अलावा जो बच गए वो कैसे नंबर होंगे, वास्तविक। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं काल्पनिक नंबर के बारे में। काल्पनिक नंबर कैसा होगा भाई, वे नंबर्स जो क्या है, काल्पनिक है, मतलब रियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो इन नंबर्स को कैसे लिखेंगे, इन नंबर को भाई आयोटा से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, आयोटा। इसे क्या बोलेंगे, आयोटा, आयोटा से शो करते हैं।
आयोटा जिस नंबर के साथ में आयोटा लगा हुआ मिले वो नंबर कैसा होगा? काल्पनिक नंबर होगा। क्या होगा? काल्पनिक नंबर। तो सबसे पहले आयोटा की मान याद रखना कि आयोटा की वैल्यू कितना होता है। आयोटा स्क्वायर का मान हमेशा कितना होता है? -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो यदि मैं आयोटा का मान निकालूं तो दोनों तरफ क्या कर लेता हूं? वर्गमूल। और -1 का वर्गमूल करूंगा तो मुझे मान कितना मिलेगा? -1 का वर्गमूल। तो ध्यान रखिएगा आयोटा की वैल्यू कितना आ गया? -1। तो आयोटा कैसा नंबर है? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कैसे होगी? या तो आपको क्या मिलेगा? आयोटा लगा हुआ, या आपको क्या मिलेगा? आप कहोगे किसी संख्या का, किसी ऋणात्मक संख्या का क्या लेंगे? वर्गमूल। यदि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल रूट लिया गया है तो वो नंबर कैसा होगा? काल्पनिक नंबर। तो ध्यान रखिएगा काल्पनिक नंबर कैसे शो करेंगे। एक तो आप कहोगे ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल कैसा नंबर है? काल्पनिक संख्या। एक आपको क्या लगा हुआ मिले? आयोटा लगा हुआ मिले, तो आयोटा कैसा नंबर शो करेगा? काल्पनिक। लेकिन आपको आयोटा नहीं मिले तो कौन से नंबर काल्पनिक होंगे? तो आप कहोगे ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। तो ध्यान रखिएगा दो चीजें, आपके पास कौन कौन से नंबर होंगे जो काल्पनिक होंगे? आप कहोगे रूट के अंदर माइनस में कोई भी संख्या रख दो, वे सारे नंबर्स कैसे होंगे? काल्पनिक नंबर होंगे। वे सारे नंबर कैसे होंगे? काल्पनिक नंबर। जैसे -4 का वर्गमूल, आप ऐसे मत बोलना कि सर +2 -2 आएगा, नहीं। रूट के अंदर यदि माइनस लगा हुआ है तो इनका रिजल्ट कितना आएगा अभी बताऊंगा, लेकिन ये नंबर कैसे हैं? काल्पनिक नंबर। ये नंबर कैसे हैं? काल्पनिक। तो कोई भी संख्या ले लो, यदि उसका ऋणात्मक वर्गमूल निकालना है तो वो नंबर सारे के सारे कैसे होंगे? काल्पनिक नंबर। या ऐसे मैं कहूँ 2 आयोटा लगा हुआ मिल जाए या 3 आयोटा लगा हुआ मिल जाए तो ये नंबर भी कैसे हैं? काल्पनिक नंबर है। ये नंबर भी कैसे हैं? काल्पनिक। आगे बात सुने। अब आप कहोगे सर इनका मान निकालना तो सिखाओ कि कितना मान आएगा। तो देखो सभी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? -4 को 4 इंटू में -1 लिख सकता हूँ क्या भाई? आप सभी तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मिलेंगे। अब बताओ, अभी आपको एक वैल्यू बताया था कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो -1 की जगह मैं क्या रख दूं? आयोटा स्क्वायर रख देता हूं। रख दिया। तो अब देखिएगा 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? आयोटा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आयोटा। तो आपने क्या किया, जब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेते हैं तब आपके पास किसी नंबर के साथ में क्या लगता है? आयोटा लगता है। और आयोटा लगता है तो ये नंबर सारे कैसे होंगे? काल्पनिक नंबर। तो समझ में आ गया काल्पनिक नंबर क्या क्या याद रखना है, काल्पनिक नंबर कैसे होंगे। तो संख्या के साथ में या तो आयोटा लगा हुआ मिलना चाहिए, या फिर आप क्या कहोगे? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल आपका कैसा नंबर होगा? काल्पनिक नंबर। आगे बस नेक्स्ट बात क्या याद रखोगे? आप कहोगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा याद रखोगे, कितना होगा? -1। तो आयोटा का वैल्यू कितना होगा? -1 का रूट वर्गमूल। श्योरस भी, कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट वास्तविक संख्या। तो अभी देखो समिश्र संख्याएं थी, इसको कैसे डिनोट करें? चलो मैं मान लेता हूं कि a प्लस आयोटा b से शो करते हैं। तो देखो आयोटा b कैसा नंबर है? काल्पनिक। तो काल्पनिक को बाहर निकाल दिया, बच गया कौन? a। मतलब जो आयोटा लगा हुआ नहीं मिले, जो काल्पनिक नंबर ना हो, उनके अलावा जो सारे बचे हुए नंबर्स कैसे होंगे? वास्तविक नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो इनके ग्रुप को कैसे शो करते हैं? ये -∞ से लेकर +∞ होते हैं। इसके अंदर सारे नंबर्स आएंगे वास्तव में। परिमेय नंबर भी आएगा, आपका दशमलव नंबर भी आएगा, अपरिमेय नंबर भी होगा, पूर्णांक नंबर्स भी होंगे, प्राकृत भी होंगे, जीरो भी होगा, ऋणात्मक पूर्णांक भी होंगे, धनात्मक पूर्णांक भी होंगे। तो वो सारे नंबर्स किसके अंदर आ जाएंगे? वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाएंगे। आई बात समझ अभी सभी को? इतना समझ लिया सभी ने? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? काल्पनिक नंबर से किसी कोई क्वेश्चन आ सकता है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी लोग। श्योर सभी? अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट वास्तविक संख्याओं की।
मैं पहले पूरा बेसिक करवा देता हूं, उसके बाद इस टॉपिक के क्वेश्चन भी करवा दूंगा। वास्तविक संख्या अभी का इसके अंदर सारे नंबर होंगे, डेसिमल भी होगा आपका, रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, ठीक है, रिपीटेशन नंबर भी होगा, नॉन रिपीटिंग नंबर भी होगा, सारे नंबर्स होंगे। तो आप क्या करोगे, इनसे सारे नंबर्स होते हैं, फिर इनका भी क्या कर लें भाई, वर्गीकरण कर ले, इनको भी क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को कितने पार्ट्स में बांटे, तो भाई इसका बंटवारा भी 2 पार्ट्स में करते हैं, 2 पार्ट्स में। एक पार्ट तो कहोगे इनको पूर्णांक नंबर्स में बांट लेते हैं, जिसे इंटीजर नंबर्स बोलते हैं, और एक आप कहोगे इनको डेसिमल नंबर में बांट लेते हैं। डेसिमल का मतलब दशमलव संख्या में। तो वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांट लिया, 2 भागों में, इनको अलग अलग कर लिया। एक तो पूर्णांक अंक को, मतलब पूरा अंक, मतलब उनके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए दशमलव में, तो उन नंबर्स को अलग कर लिया। एक डेसिमल्स नंबर्स को जो दशमलव संख्या में होते हैं उनको क्या कर लिया, अलग कर लिया। आगे बस में। तो अब बात करते हैं अपन पूर्णांक नंबर पे, इसको सारा पढ़ते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। पूर्णांक नंबर्स के अंदर कौन होंगे, आपको एक प्रकार से ग्रुप, तो इनका भी माइनस अनंत से क्या होगा, प्लस अनंत, लेकिन इनके अंदर पूरे पूरे अंक होंगे। मतलब यदि बात करूँ मैं, इधर 0 है तो इधर -1, -2, -3, ये सारे होंगे, और प्लस वाले भी होंगे, +1, +2, +3 और डैश डैश अनंत। मतलब बीच में कोई डेसिमल वाला नंबर, दशमलव वाला नंबर नहीं होगा। समझ में आई क्या बात, श्योर्स भी। यदि इस ग्रुप को दोबारा बनाओ तो देखिएगा आपको कि बीच में 0 होगा, इधर चलेंगे -1, -2, -3 और कहाँ तक, माइनस अनंत तक, और इधर राइट साइड में आगे बढ़े तो 1, 2, 3 डैश डैश कहाँ तक, प्लस अनंत। लेकिन बीच में आया कौन, सभी पूर्णांक नंबर है ना, पूरे पूरे अंक ही तो आए हैं, डेसिमल में कोई नंबर आया क्या, नहीं। तो अब क्या करें, पूर्णांक नंबर्स प्लस वाले भी हो सकते हैं और माइनस वाले भी, और 0 भी साथ में शामिल होगा। आगे बस। अब आप क्या कहोगे, सर अब भी इनको पढ़ना टिपिकल है थोड़ा, माइनस वाले भी आ गए, 0 भी आ गया, प्लस वाले, तो फिर इनका क्या करें। तो आप क्या करोगे, इन पूर्णांक नंबर्स का और आगे विभाजन कर लोगे, और आगे क्या कर लोगे, विभाजन। विभाजन क्या करोगे, आप कहोगे सर ऋणात्मक वालों को अलग कर लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कर लेते हैं, अलग। मतलब आप कहोगे ऋणात्मक नंबर्स -1, -2 डैश डैश कहाँ तक, माइनस अनंत तक, इनको क्या कर लिया, अलग। उसके बाद आप कहोगे सर 0 को क्या कर लेते हैं, अलग, 0 को अलग छोड़ दो। उसके बाद कौन बचेगा, उसके बाद बचेगा धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांकों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक को क्या कर लेते हैं, अलग। मतलब इसके ग्रुप में कौन कौन आएगा, आप कहोगे सारे प्लस वाले नंबर्स आएंगे, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सारे पॉजिटिव नंबर्स कहाँ आगे, धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ गई बात। पूर्णांकों को बांट लिया आपने, एक धनात्मक पूर्णांक में 0 को अलग कर दिया और धनात्मक पूर्णांकों को अलग कर लिया। अब ढंग से देखिएगा, जो धनात्मक पूर्णांक है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो आप क्या कहोगे, सर ये धनात्मक पूर्णांक है ना, जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस ग्रुप का एक स्पेशल नाम होता है, जिसे अपन कहते हैं प्राकृत संख्या। जिसे क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा। तो प्राकृत संख्याओं का ग्रुप कैसे होगा, कितने से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, प्लस अनंत तक। तो सबसे पहली बात, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, ढंग से याद लिखना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1। अच्छे से ध्यान में रख लेना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो वहाँ पर यदि आपके पास 0 है तो आप लोग 0 को टिक कर दोगे, लेकिन 0 कभी प्राकृत संख्या नहीं होती। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1। तो चलो मैं यहाँ पर नोट लगा कर लिख देता हूँ, सबसे छोटी
प्राकृत संख्या। बताओ कितनी होगी? 1। उसके बाद सेकंड नोट, ताकि याद रहे, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है। आगे बात में दोनों नोट लगा दिया। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होगी? 1, और 0 प्राकृत संख्या नहीं होती। ढंग से देख लेना। तो ध्यान रखिएगा, धनात्मक पूर्णांकों का जो ग्रुप था 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा था, उस ग्रुप को नाम दे दिया कैसा? प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी? 1। ध्यान रखिएगा, 0 प्राकृत संख्या नहीं होती। अब नेक्स्ट आप क्या कहोगे? सर इस 0 को इस ग्रुप में शामिल कर दे तो एक नया ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप कैसे बनेगा? प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया तो ये नया ग्रुप बन गया, लेकिन इस ग्रुप को प्राकृत संख्याओं का ग्रुप नहीं बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, तो 0 क्या किया है? इसमें ऐड किया है। तो अब ये ग्रुप प्राकृत संख्याओं का नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 अपन पूरे ग्रुप को नाम देते तो ये ग्रुप प्राकृत संख्याओं का है। क्यों? 0 नहीं होती प्राकृत संख्या। तो ध्यान रखिएगा, अब इस ग्रुप को एक नया नाम दे दिया जिसे बोलते हैं वोल नंबर। क्या बोलेंगे? वोल नंबर, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा, वोल नंबर को, क्योंकि आगे परफेक्ट नंबर पढ़ेंगे उससे भी पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ा वर्ड ध्यान रखिएगा। तो 0 से स्टार्ट होकर सारे धनात्मक पूर्णांक और अपने पास शामिल हो तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? वोल नंबर, पूर्ण संख्या। समझ आ गई बात? अब पहला इसके अंदर 0 कैसा नंबर है, या सबसे छोटी वोल नंबर कौन सा होगा? 0। तो नोट लगा के लिख लीजिएगा भाई, नोट लगा के लिख लो, सबसे छोटा वोल नंबर कौन होगा? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर का भी पूर्ण होता है, वोल का भी पूर्ण होता है। तो ध्यान रखिएगा, वोल नंबर, सबसे छोटा वोल नंबर कौन सा होगा? 0। बताओ इतना याद रख लोगे क्या सभी? यहां तक याद रख लोगे क्या सभी लोग? याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटा वोल नंबर 0। तो अब बात करते हैं, यहां तक पूर्णांक को पढ़ लिया, एक बार पूर्णांक को छोड़ दो और आगे पढ़ेंगे, सम विषम भाज्य अभाज्य सारा पढ़ेंगे, लेकिन एक बार छोड़ो। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर की। अब पढ़ते हैं डेसिमल नंबर की। तो देखो डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला टाइप पढ़ते हैं, उसके बाद और टाइप्स में भी बांटेंगे। अभी पहला टाइप पढ़ लेते हैं कि 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है पुनरावर्ती दशमलव संख्या। पुनरावर्ती दशमलव संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं REPEATING, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, पहला बात। और दूसरी संख्या होती है अपुनरावर्ती दशमलव संख्या। अपुनरावर्ती दशमलव संख्या जिसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, पुनरावर्ती दशमलव संख्या और अपुनरावर्ती दशमलव संख्या। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। पुनरावर्ती दशमलव संख्या, चलो एक दो एग्जाम्पल बताता हूं। पुनरावर्ती क्या होगी? दशमलव के बाद यदि किन्हीं अंकों का कुछ स्थानों के बाद रिपीटिशन हो तो वे नंबर पुनरावर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। तो आप क्या लिखोगे? लैंग्वेज लिखो, तो आप कहोगे, लिख लीजिएगा सभी, मैं बोल देता हूं। वे दशमलव संख्या जिनमें दशमलव के बाद अंकों का निश्चित स्थान के बाद रिपीटिशन हो उस नंबर को पुनरावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं।
आगे बस में जैसे मैं एग्जांपल्स लेता हूं, आप कहोगे यदि मैं 1.333333 डैश 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 लिख दिया, आपने क्या देखा, दशमलव के बाद अंक सेम का सेम रिपीट हो रहा है और ये कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा, मतलब अनंत स्थानों तक जा रहा है। तो ये नंबर आप कहोगे दशमलव के बाद रिपीटेशन किसका हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है क्या भाई, तो 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये नंबर कैसा है, पुनरावर्ती दशमलव संख्या। समझ में आई बात, श्योर्स भी। आप कहोगे फिर सर और कोई एग्जांपल, तो 1 डेसिमल 1.233333 डैश डैश डैश। अब आप कहोगे सर रिपीटेशन किसका हो रहा है, 2 का तो नहीं हुआ लेकिन 3 का तो हो रहा है ना, उसके बाद 2 के बाद में 3333 डैश डैश डैश, इसका मतलब 33 रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी कैसा नंबर है, पुनरावर्ती दशमलव। उसके बाद और कोई एग्जाम्पल, 1.232323 डैश डैश डैश। अब आप क्या कहोगे, यहाँ पर 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है 232323 का, समझ में आया। तो ये भी नंबर कैसा है, पुनरावर्ती दशमलव संख्या। और कोई एग्जांपल ले लो, 25.42151515 डैश डैश डैश। अब देखो 42 का तो रिपीटेशन नहीं हुआ, लेकिन 151515 का तो रिपीटेशन हो रहा है ना, तो आप क्या कहोगे, ये नंबर कैसा है, पुनरावर्ती दशमलव संख्या। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, पुनरावर्ती दशमलव संख्याओं का रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इन रिपीटेशन को फिर रोकने का कोई तरीका है क्या। हाँ जी, इन रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या लगाएंगे, अपन लगाएंगे बार। क्या लगाएंगे, बार। बार रिपीटेशन को ही शो करता है। तो रिपीटेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर 3 का हो रहा है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 1.3 पे क्या लगा दो, बार लगा दो। तो ये नंबर्स आपने जो इतना रिपीटेशन हो रहा है उसको क्या कर दिया, रोक दिया, और कैसे लिख दिया, 3 पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब आप कहोगे सर ये कैसा नंबर है, अरे भाई अभी कहा था बार किसको शो करता है, रिपीटेशन को, तो ये नंबर भी कैसा है, पुनरावर्ती दशमलव संख्या है, ध्यान रखिएगा। आगे बस में अब नेक्स्ट 1.233333, फिर इसको कैसे रोकें, तो आप क्या कहोगे, 1.22 का तो रिपीटेशन नहीं हो रहा, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 3 पे क्या लगा दो, बार लगा दो। रिपीटेशन को रोकने के लिए बार लगा दिया, लेकिन ये नंबर कैसा रहा, पुनरावर्ती दशमलव संख्या ही रहा। थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, ये नंबर कैसा रहा, पुनरावर्ती, क्योंकि ये पुनरावर्ती तो श्योरली ये भी क्या होगा, पुनरावर्ती। अब नेक्स्ट, अब बताओ 2323 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या लगाएं, 1 दशमलव बार लगा दें, लेकिन इस बार 2 अंकों का हो रहा है तो दोनों अंकों पे क्या लगा दो, बार लगा दो। आगे बस में नेक्स्ट, उसके बाद कैसे करें, 25.42 का तो रिपीटेशन नहीं होता, लेकिन 1.5 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 1.5 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो आपने इतना जो रिपीटेशन था उसको रोकने के लिए किसका यूज किया, बार का। तो बार वाले नंबर भी कैसे नंबर है, पुनरावर्ती दशमलव संख्या। श्योरक्स भी, दशमलव के बाद यदि किन्हीं अंकों पे बार लगा है तो वो नंबर कैसा होगा, पुनरावर्ती दशमलव संख्या। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्या पुनरावर्ती दशमलव संख्या है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। श्योरस भी, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप कहोगे सर इन पुनरावर्ती दशमलव संख्या लिख दिए, इस बार वाले नंबर का कोई और आगे सॉल्यूशन है क्या। हाँ जी, इनका सॉल्यूशन है। आप क्या कहोगे, ये जो पुनरावर्ती दशमलव संख्या है, पुनरावर्ती दशमलव संख्या जो भी सारी की सारी पुनरावर्ती दशमलव संख्या है, उनको अपन p/q फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जो सारी की सारी पुनरावर्ती दशमलव संख्या है उनको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म, मतलब फ्रैक्शंस भिन्नों में लिख सकते हैं। इसलिए पुनरावर्ती दशमलव संख्या को क्या बोलेंगे, p/q फॉर्म का परिमेय संख्या। इसलिए पुनरावर्ती दशमलव संख्या को
परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बात करूं तो रेशनल नंबर। कैसा नंबर? रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पुनरावर्ती दशमलव संख्या है उनको अपन किस फॉर्म में बदल सकते हैं? P/Q फॉर्म में बदल सकते हैं। और इसलिए पुनरावर्ती दशमलव संख्या को किस नाम से भी जाना जाता है? परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। अब आप कहोगे हमें तो सर इनको बदल के दिखाओ, तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, तो देखो अभी अपन क्या बात की? अभी आपने बात की थी 1.3 बार। इसका मतलब ये तो है 1.33333 चलता जाएगा। कैसा नंबर है? पुनरावर्ती दशमलव संख्या। कैसा नंबर है? पुनरावर्ती दशमलव संख्या। तो अभी कहा था पुनरावर्ती दशमलव संख्या को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? P/Q फॉर्म, मतलब परिमेय संख्या में। तो बताओ इनको कैसे बदलें सर बार वालों को? तो ध्यान से सुनिएगा भाई सभी, 2 से 3 स्टेप है, ढंग से देख लेना। आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप, जो बार में बदला है आपने उस नंबर को पूरा का पूरा लिख दो। मतलब ना तो आपको दशमलव का यूज करना है, ना आपको बार का यूज करना है, पूरा नंबर लिखना है पहले स्टेप में, बिना दशमलव बिना बार के लिख दिया। अब लगाना है माइनस, माइनस लगा दिया। अब देखो जो बार है उसको छोड़ दो, बाकी जो भी नंबर बच जाए वो माइनस में लगा दो। तो बार कितने पे है? 3 पे। 3 के अलावा कौन बच गया? केवल 1 बचा। तो 1 क्या लगा दो? 1 माइनस में लगा दो। आगे बस में श्योर्स भी। अब नेक्स्ट, अब काम करते हैं हर में। अब आप कहोगे दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है? आप कहोगे 1 अंक पे बार है, 3 पे बार है। तो जितने अंकों पर बार है उतने ही आपको 9 नोट करने हैं, उतने ही आपको क्या लिखने हैं? 9 लिखने हैं। 1 अंक पे था तो 1 9 लिख दिया, 2 अंकों पे होता तो 2 9 लिख देता। आगे बस। नेक्स्ट, दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक है जिस पर बार नहीं है? इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन ऐसा अंक होता जिस पे बार नहीं होता तो उसके लिए यहाँ पर किसका यूज करते? 0 यूज करते। लेकिन अभी अपने पास नहीं है, दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पे बार ना हो, तो अब छोड़ दो, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो बताओ 13 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12 अपॉन में कितना आ गया? 9। 3 से ये कट रहा है कितना टाइम्स? 4 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो अब देखो जो आपका पुनरावर्ती दशमलव संख्या था वो किस में बदल गया? P/Q फॉर्म में बदल गया ना। तो बताओ ये कैसा नंबर है? परिमेय नंबर। परिमेय नंबर क्या होता है? जो बट्टे के रूप में P/Q फॉर्म में होता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय नंबर। तो आपने पुनरावर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदल दिया, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसलिए पुनरावर्ती दशमलव संख्या को किस नाम से भी जानते हैं? परिमेय संख्या। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हूं और आप लोग भी साथ साथ में करना। तो चलो पहला क्वेश्चन, 25.245 और मैं लगा रहा हूं 4 और 5 पे बार को P/Q फॉर्म में बदलो। पहला क्वेश्चन, अब बताओ ये आपके पास कैसा नंबर है? पुनरावर्ती दशमलव नंबर है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अंकों पे क्या लगा है? बार लगा है। तो इस नंबर को किस फॉर्म में बदलना है? P/Q फॉर्म में बदलना है। तो देखो कैसे बदलेंगे। आप क्या करोगे? पूरा नंबर लिखोगे सबसे पहले, बिना दशमलव बिना बार के। तो 25,245 लिख दिया। लिख दिया। अब क्या लगाना है? माइनस। अब माइनस में कितना करेंगे? बार को छोड़ दो, बार 4 5 पे छोड़ दो, बाकी कौन बच गया? 25.2, लेकिन दशमलव यूज नहीं करना तो आप कहोगे 252। तो माइनस में कितना लगाओगे? 252। बार वालों को छोड़ दो, जो बच जाए वो सारा का सारा किस में लगा दो? माइनस में लगा दो। लिख दिया माइनस में। ठीक है, अब बात काम करते हैं सारा का सारा हर में। आप कहोगे दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है? 2 अंकों पे क्या है? बार। तो 2 अंकों पे बार है तो आप 2 9 लिख दो। आप क्या लिख दो? 2 9 लिख दो। क्यों लिखा? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों पे क्या है? बार है।
तो 2 अंकों पे बार है तो 2 9 लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट, दशमलव के बाद कितने अंक ऐसे हैं जिस पे बार नहीं है? 1 अंक है, तो 1 अंक है तो उसके लिए एक क्या लिख दो? 0। 2 अंकों पे नहीं होता तो अपन क्या लगा देते? 2 0। आगे बस में अब आपको कैलकुलेशन ही करना है, तो 5 में से 2 माइनस करो, 3 बचेगा, 4 में से 5 माइनस करेगा तो 9 बचेगा, उसके बाद में 1 में से 2 9, उसके बाद 4 2, इतना ही तो बचेगा। ठीक है, ये 2 बट्टे में क्या है? 9 9 0। 3 से कट रहा है क्या? 3 से कटेगा पक्का पक्का श्योरली, और 9 से कट जाएगा। 9 से को कैसे पता लगेगा 9 से कटेगा 3 से? देखो ये नीचे वाला 2 से कट रहा है लेकिन ऊपर वाला 2 से नहीं कट रहा, क्योंकि ऊपर वाला विषम वाला 2 से। उसके बाद 3 से चेक करते हैं। आपने देखा 3 के लिए क्या होता है? अंकों का योग। 9 + 9 + 0 कितना हो गया? 18, और 18 में 3 का जाता है तो 9 9 0 में भी 3 का जाएगा। अब ऊपर वाला चेक लो, 2 + 4 + 9 + 9 + 3, तो श्योरली कितना हो गया? 27 हो गया। 27 में 3 का जाता है तो जाएगा। लेकिन 3 से कट करो, उसके बजाय 9 से देख लो। 9 के लिए भी यही सेम रूल है, अंकों का योग। 9 + 9 + 0 कितना हो गया? 18। 18 में 9 का जाता है, मतलब 9 9 0 में भी 9 का जाएगा। अब ऊपर वाला नंबर चेक करते हैं। देखो 9 9 में चला गया तो बाकी कौन बच गया? 2 + 4 6, 6 + 3 9। 9 में 9 का जाता है क्या? जाता है, तो श्योरली से 9 से काट दो। कितने बार कटेगा 9 से? 2 18, उसके बाद 6, कितना हो गया? 6 9 हो गया। 6 9 में 9 का कितना? 9 7 63, फिर 9 7 63, फिर 9 7 63, तो ये कट जाएगा 9 से 1 1 0। अब नीचे वाला 3 से नहीं कटेगा, ऊपर वाला कट रहा है क्या? नहीं कटेगा 3 से। अब 11 से भी नहीं कटेगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 277 110। तो ये आपका P/Q फॉर्म में क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ रहे हो क्या सभी? समझ में आया क्या अच्छे से? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ भाई मैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। और क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, (20.412 बार को P/Q फॉर्म में बदलो। P/Q फॉर्म में बदलो, मतलब ये आपका पुनरावर्ती दशमलव संख्या है, उसको किस नंबर में बदल दो? परिमेय संख्या में बदल दो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप, आप कहोगे पूरा नंबर लिख दो 20,412, माइनस में बार को छोड़कर जो बचे, बार को छोड़कर कितना बच गया? 2041, तो बार को छोड़कर बच गया 2041, माइनस कर दिया, बट्टे में दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है? 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिख देंगे। दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है? 2 अंकों पर बार नहीं है, तो उसके लिए 2 क्या लगा देंगे? 0। अब इसको कैलकुलेशन करना है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 1। उसके बाद 1 में से 4 जाएगा तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। फिर यहाँ 4 बचा, 4 तो पहले 3, 3 में से 0 3, उसके बाद 0 में से 2 कितना जाएगा? 8, फिर 1, बट्टे में कितना आ जाएगा? 900। अब 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से बात कर लेते हैं, 3 से कटेगा क्या? देखो उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, 8 + 1 9, 9 में भी 3 का चला जाएगा, 7 + 1 10, 10 में नहीं जाएगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा भाई। 3 से नहीं कटेगा तो अब छोड़ दो, किसी से नहीं कटेगा, आपका यही आंसर आ गया 18,371/900। अरे आपको कट करने का सारा रूल सिखाऊंगा, विभाज्यता के नियम बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप देखते रहिएगा। तो 18,371/900 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कर लो इस भी। चलो और आगे बढ़ते हैं। (5.2412) पे क्या है? बार को P/Q फॉर्म में बदलो। करो सभी, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, 20 सेकंड में करके दिखाओ सभी। बीस सेकंड में सारे लोग करो अच्छे से। हो गया होगा सभी से? तो चलो देखो, चेक कीजिएगा कैसे करें।
सबसे पहला स्टेप आप कहोगे पूरा नंबर लिख दो 52,412 माइनस कितना करे, बार को छोड़ दो, बाकी कौन बच गया 524, 524 माइनस कर दिया बट्टे में। अब बट्टे में क्या काम करो, दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पे बार है तो आप 2 9 लिखोगे। दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है, 2 अंकों पे नहीं है, एक ये और एक ये, 2 पे नहीं है, तो उसके लिए 2 क्या लगाओगे 0। बस इतना से तो काम है। अब कर लो इसको प्लस माइनस, तो आप 2 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, उसके बाद 0 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, उसके बाद 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बच गया 1 और ये 5, और बट्टे में 9900। अब कट रहा है क्या, सबसे पहले तो देखो ये पक्का पक्का 4 से कट रहा है, 4 से काट दो, 4 का 4, उसके बाद 1 2 8 3 38 9 36, 36 2 28 7 और 2 कट गया। उसके बाद इसको भी कट कर दो 4 से, तो कितने बार 2 बार, उसके बाद 4 बार 16 30 7 चौक 28 5, आगे बस में इतना कट कर दिया। अब 2 से नहीं कटेगा, अब बात करते हैं 3 से कटेगा क्या, तो नीचे वाला तो 3 से कटेगा क्योंकि 9900 कट रहा था, तो पक्का श्योरली 3 से कटेगा। ऊपर वाला चेक लेते हैं, 1 + 2 3, 3 में 3 का जाता है, 9 में भी जाएगा, 7 + 2 जा रहा है भाई, अरे जा रहा है। उसके बाद चेक कर लेते हैं 9 में 9 का नहीं जाएगा, 3 से कट कर दो, 3 से कट करो कितने बार 4 टाइम्स, 3 टाइम्स 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, ये कितने से कटेगा 8 to 5। अब आगे चेक कर लो और कट रहा है क्या, आगे और कट रहा है क्या, आगे और नहीं कटेगा, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 4 × 324 बट्टे में 825। तो बताओ सभी को समझ में आया क्या इतना, सभी को समझ में आया क्या इतना। पुनरावर्ती दशमलव संख्या को अपन बदल रहे हैं परिमेय संख्या में, तो सभी को परिमेय संख्या में बदलना समझ में आया क्या, कर लोगे सभी लोग, श्योर्स भी। अब चलो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप अभी आपको पूछा है, अपन डेसिमल नंबर्स 2 प्रकार के थे, एक पुनरावर्ती दशमलव संख्या, एक अपुनरावर्ती दशमलव संख्या। तो आपने अभी पुनरावर्ती दशमलव संख्या को पढ़ लिया, अब बात करते हैं अपुनरावर्ती दशमलव संख्याओं की। जिसे बात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर इनमें क्या होता है, दशमलव के बाद अंकों का रिपीटिशन नहीं होता, दशमलव के बाद अंकों का क्या नहीं होता, रिपीटिशन नहीं होता, लेकिन कभी डिवाइड भी कंप्लीट नहीं होगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, वे नंबर्स क्या कहलाएंगे, अपुनरावर्ती दशमलव संख्या। मतलब मैं यदि एग्जांपल लेऊं तो 1.2 3 4 6 8 7 1 5 6 2 9 7 6 इस तरह छोड़ दो। आपने क्या देखा बताओ, इनका रिपीटिशन हो रहा है क्या, रिपीटिशन नहीं हो रहा, डिवाइड खत्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये नंबर फिर कैसा है, दशमलव संख्या है लेकिन कैसा है, अपुनरावर्ती, मतलब इनमें रिपीटिशन नहीं हो रहा अंकों का, तो ये कैसा नंबर होगा, अपुनरावर्ती दशमलव संख्या। आगे बात में श्योर्स भी। अब देखिएगा आप क्या कहोगे, अपुनरावर्ती दशमलव संख्या को अपन p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, इसलिए इस नंबर को, इसलिए अपुनरावर्ती दशमलव संख्या है उनको अपन अपरिमेय संख्या, किस नाम से, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, नंबर कहते हैं। इसलिए इन नंबर को, अपुनरावर्ती दशमलव संख्याओं को किस नाम से जाना जाता है, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। श्योर्स भी। अब आप कहोगे सर अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल बताओ, तो लिखिएगा जी एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल याद रख लेना, पाई। पाई कैसा नंबर है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, मतलब अपुनरावर्ती दशमलव संख्या है, याद रखिए, याद रख लेना अच्छे से।
अब आपको सिर्फ पाई के बारे में हमने बचपन में है ना 6, 7, 9, 8, 10 या 11, 12 कभी अरे भाई आप 22/7 वैल्यू मानते, अरे भाई वो इसके लगभग बराबर है, क्योंकि 22/7 प्रीमेय नंबर है। यदि इक्वल होता तो पाई कैसा नंबर होता? प्रीमेय। लेकिन पाई प्रीमेय नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई का जो मान होता है ना वो 3.14 इस तरह से चलता जाता है, कभी रिपीटेशन नहीं होता। और 22/7 का मान भी कितना होता है? 3.14 समथिंग होता है। तो ये दोनों लगभग पास में थे, इसलिए कैलकुलेशन करते समय पाई की वैल्यू अपन क्या यूज कर लेते हैं? 22/7 यूज कर लेते हैं। लेकिन पाई का जो रियल मान है वो 22/7 नहीं है। इसलिए ध्यान रखना पाई कैसा नंबर है? अप्रिमेय नंबर है, अपुनरावर्ती दशमलव संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अप्रिमेय संख्याओं के और एग्जाम्पल कौन से होंगे? अब देखो मैं रूट वाले नंबर्स की बात कर रहा हूँ। रूट 1 का मान कितना होता है? 1। रूट 2 का मान कितना होता है? 1.414 समथिंग जाता है। रूट 3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है। रूट 4 का मान कितना होता है? 2। तो अब आप क्या देखोगे? रूट 1 और रूट 4 तो क्या है? पूरा पूरा मान आ रहा है, तो ये तो पूर्णांक नंबर होंगे, तो ये तो डेसिमल में ही नहीं आए। तो बात करते हैं रूट 2 और रूट 3 की, रूट 2 और रूट 3 की। तो आपने क्या देखा? ये डेसिमल में कभी खत्म होने वाले मान नहीं है, अनंत तक जा रहे हैं। लेकिन इनका रिपीटेशन होगा क्या? इनका रिपीटेशन कभी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इनका रिपीटेशन कभी नहीं होगा। फिर रिपीटेशन नहीं होगा तो ये अपुनरावर्ती दशमलव संख्या है, और अपुनरावर्ती दशमलव संख्या है तो ये नंबर्स कैसे होंगे? अप्रिमेय संख्या। तो पहली डेफिनेशन बोलूं अप्रिमेय संख्याओं की एग्जाम्पल की, तो आप कहोगे वे नंबर्स जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, वे सारे नंबर्स किसके अंदर आएंगे? अप्रिमेय संख्याओं में आएंगे। तो पहला एग्जाम्पल रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 8 हो गया। अब रूट 9 नहीं होगा, रूट 9 का पूरा पूरा मान आता है 3, तो वो पूर्णांक नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो फिर रूट 10 हो गया। तो इस तरह से डैश डैश, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अप्रिमेय संख्याओं के। आगे बात सुने। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बात करता हूं 1 के क्यूब रूट की, 1 के क्यूब रूट की। तो आप बताओ कितना आएगा मान? 1। फिर बताओ 2 का क्यूब रूट, आप कहोगे सर डेसिमल में आएगा, 1 दशमलव समथिंग चलेगा। फिर उसके बाद क्यूब रूट 3 का, तो ये भी 1 दशमलव समथिंग। तो यहाँ से छोड़कर मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ अब 8 का क्यूब रूट, कितना आएगा? 2। तो 1 से यहाँ पर देखो 1 का क्यूब रूट ज्ञात किया 1, फिर 8 का क्यूब रूट ज्ञात किया कितना? 2। तो बीच में नंबर बच गए 2, 3, 4, 5, 6, 7। उनका क्यूब रूट ज्ञात करें तो वो किसका नंबर मिलेगा? तो वो सारे नंबर्स भाई अपुनरावर्ती दशमलव संख्या के मिलेंगे। तो आप अब उनको क्या बोलोगे? अप्रिमेय संख्या। तो अब सेकंड और आपको एग्जांपल्स बताऊं तो आप क्या कहोगे? वे नंबर्स जिनका पूरा पूरा क्यूब रूट ज्ञात नहीं कर सकते, वे सारे नंबर्स किसकी सीरीज में आएंगे? अप्रिमेय संख्याओं का। तो लिख लीजिएगा एग्जांपल 2 का क्यूब रूट, 3 का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट, 5 का क्यूब रूट, 6 का क्यूब रूट, 7 क्यूब रूट, और डैश 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 बहुत सारे होंगे। क्यूब रूट 9, क्यूब रूट 10, क्यूब रूट 8 नहीं होगा, उसका आंसर आ जाता है 2। तो वे नंबर्स जिनका पूरा पूरा क्यूब रूट ज्ञात नहीं कर सकते, वे कैसे नंबर्स होंगे? अप्रिमेय संख्या। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। आप कहोगे नेक्स्ट, यदि पावर 1/4 करें और उनका रिजल्ट पूरा पूरा नहीं आता, यदि किसी संख्या का पावर 1/5 करें, यदि उसका आंसर पूरा पूरा नहीं आता, तो वे सारे नंबर्स किसकी श्रेणी में आएंगे? अप्रिमेय संख्याओं की श्रेणी में आएंगे। तो सभी को बताओ अप्रिमेय संख्या समझ में आया क्या? सभी को समझ में आ गया होगा। तो मेरे हिसाब से अभी तक मैंने आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में और पूर्णांक नंबर्स के बारे में जितना भी बताया, सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग आज इतना कीजिएगा, अच्छे से ढंग से पढ़िएगा। तो बाकी का काम करते हैं कल, इससे आगे और पढ़ेंगे। सारा कुछ पढ़ाऊँ आपको, शांत है, शांत, अवसानी, अनवसानी, ठीक है, सारा कुछ, एक पार्ट्स भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा, और आप लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो धन्यवाद सभी दोस्तों को।
और आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइबर तो करा दो यार। इतना वेट करोगे आप लोग मेरे लाइव आने का? आप लोग तो कम से कम मैं कहूँ 15 दिन लगने चाहिए, बस 15 दिन के अंदर अपना लाइव आ जाना चाहिए, चैनल मोनेटाइज करा दो। आप लोग वो महान शक्ति हो जो सारा कुछ बदल सकते हो। तो फिर भाई ये चैनल सब्सक्राइब वाला कौन सा छोटा सा तो काम है। 4000 व्यूज, सारे लोग क्लास देखो, 5 क्लासेज है, 500 क्लासेज को हजार बंदे देखो, 5000 घंटे 5000 घंटे व्यूज कंप्लीट हो जाएगा और 1000 लोगों से सब्सक्राइब कराना है। एक मोहल्ले की जनसंख्या के बराबर है भाई। इतने लोग तो आप लोगों के टच में, एक बंदे के टच में हो सकते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइबर सिर्फ फटाक से कराओ भाई। फिर पढ़ते हैं बहुत अच्छे लाइव से आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।